अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताएं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी है के जी अंदर माँ। ना हम मॉलिक्यूलर स्टडीज करते हैं। क्या करते हैं कि हम प्लांट के सेल्स को मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उसके ये आपको पता होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। क्या होता है डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स? सर प्रोकैरियोट्स में एक सेल होता है और यूकैरियोट्स में ज्यादा होते हैं। सही हो गया। और डिफरेंस? जी हफ्सा। मुझे उठा दिया। हफ्सा माइक ऑफ कर दे या कि नहीं बोलना तू? अच्छा, अब बिलाल बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। सर यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स में होता है कि सर न्यूक्लियस डेवलप हुआ होता है। यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोट्स में जो है फास्ट न्यूक्लियस होता है, उसकी मेम्ब्रेन नहीं होती सर। एग्जैक्टली उसके अंदर मियोसिस नहीं होती। राइबोसोम का साइज 18s होता है, इसका 17s होता है जो बैक्टीरिया होते हैं या प्रोकैरियोट्स। बाकी सारी चीजें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स जो है वो सारे के सारे एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। अब मैं डेफिनेशन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ molecular biology, ठीक है। molecular biology is the study of molecular underpinning of the process of replication। आपका डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है उसको स्टडी करना, डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, मैसेंजर आरएनए बनना, इसको, और फिर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कहते हैं, क्या कहते हैं ट्रांसलेशन? मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन, ठीक है। तो इसके अंदर हम इन तमाम चीजों को स्टडी करते हैं, इसकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसकी स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, इसके एंजाइम्स के ऊपर काम करते हैं, जीनोमिक्स के ऊपर काम करते हैं। फिर आगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डिफेंस से रिलेटेड जितने भी जीन्स हैं, जितने भी पाथवेज हैं, ये सारी कहानी हम इसी कोर्स के अंदर, और फिर इसको बायोइन्फॉर्मेटिक्स को कैसे यूज करते हैं टू स्टडी द प्लांट लाइफ, ठीक है। मॉलिक्यूलर लाइफ ऑफ प्लांट हम कैसे स्टडी करेंगे, समझो इस कोर्स का नाम है मॉलिक्यूलर लाइफ ऑफ प्लांट, ठीक है। वो हम स्टडी करेंगे। अच्छा, इसके अंदर हम वी कोरिलेट दिस ब्रांच ऑफ साइंस विद बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और इसके अलावा हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए, हाउ आरएनए एंड डीएनए they work together for making a for the प्रोटीन सेंसस। राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम कैसे प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, या प्रोटीन बन जाती है तो उसके अंदर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्या होती है। तो ये सारी कहानी जो है इंशाल्लाह हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो इसके अंदर एक बड़ा अच्छा है कि इसके अंदर ना हम क्वांटिटेटिव काम कर सकते हैं, भी हमें एग्जैक्ट पता लग जाता है कि हाउ मच क्या हो रहा है और उसकी क्वांटिटी कितनी है, मॉलिक्यूल कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने वायरस टाइटर है, कितने बैक्टीरियल काउंट है, फिर कौन से जीन एक्सप्रेस हुए हैं, कौन से मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और उसकी तादाद कितनी है, ठीक है। इसके लिए हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। लेकिन ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टार्ट कहाँ हुई? 1950s और 60 में, जब लोगों ने सबसे पहले डीएनए आइसोलेट किया, फिर उसको मैनिपुलेट किया, फिर आरएनए आइसोलेट किया, प्रोटीन आइसोलेट करी, फिर डिफरेंट एंजाइम्स आइसोलेट किए, फिर इसकी क्लोनिंग सीखी। क्लोनिंग क्या कहते हैं? इसकी कॉपी कैसे बनाते हैं। फिर इसको ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए 1980s में, फिर आया कि इससे ट्रांसजेनिक प्लांट और एनिमल्स बनाने शुरू कर दिए। तो आजकल तो बहुत एडवांस हो गई है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसके बगैर अब मॉलिक्यूलर लाइफ साइंसेज की कोई भी फील्ड, यू कैन नॉट से दैट यू किसी भी फील्ड को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बगैर आप टच ही नहीं कर सकते, ठीक है। देयर इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ ईच डिसिप्लिन, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो हेल्थ साइंसेज हो, हेल्थ केयर हो, एमबीबीएस हो,
डीवीएम हो, पीबीजी हो, एंटोमोलॉजी हो, अग्रानोमी हो, in each field you cannot study the basic process of life in these studies without molecular biology. So ये मैंने ऑलरेडी कल भी बताया था कि डीएनए मेक्स आरएनए एंड आरएनए मेक्स प्रोटीन। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनती है। जो डीएनए इसका वो हेरिडिटी यूनिट है, जो कल उस दिन भी हमने बताया था कि जीन्स होते हैं, जो जीन्स है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेड्स, जो भी ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रेड्स आ रहे हैं, ये हमने बड़ा अच्छे से डिस्कस कर लिया था। डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड दैट कंटेन द जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस। किसी भी बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो वायरसेस हैं, उनके अंदर जो भी डेवलपमेंट हो रही है, फंक्शंस हो रहे हैं, इट इज बिकॉज द डीएनए दैट कोड अ स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए दैट कोड फॉर अ प्रोटीन, और उसी वो प्रोटीन दे बिकम द पार्ट ऑफ सम स्ट्रक्चर्स और दे बिकम द पार्ट ऑफ दे बिकम द एंजाइम, और वो एंजाइम जो है डिफरेंट मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कहानी है सारी की सारी। अच्छा, ये जो 2 लॉन्ग डबल हेलिक्स होते हैं इसके अंदर, डीएनए जो है रन इन एंटी पैरेलल, और इसकी केमिकली डीएनए सिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ 2 लॉन्ग, इसके अंदर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन होता है। ये इसमें 3 ये पेंटोज शुगर होती है, इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल जो बड़े इंपॉर्टेंट है, एक फास्फेट होता है और एक नाइट्रोजन बेसेस होती है ये। और इन दो अगर शुगर और बेस हो तो इसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, अगर शुगर बेस और साथ में फास्फेट ग्रुप भी हो तो इसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब बेसेस है, ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने कि बेसेस एडेनिन, गुआनिन, ये प्यूरिन्स होती है, और इस तरह साइटोसिन एंड थाइमीन दे आर पिरिमिडीन्स। ठीक है। आरएनए के अंदर थाइमीन की जगह यूरासिल होता है। ये कहानी वो है जो आप लोगों ने बड़ी बेसिक सी चीजें एफएससी से पढ़ी हुई है। ये स्ट्रक्चर्स है डीएनए हेलिक्स, जो 2 डीएनए के 2 बेसेस है, उनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बल्कि ये एक बेस है, ये एक बेस है। गुआनिन है, ये साइटोसिन है, इन दोनों के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और एडेनिन और थाइमीन के दरमियान में 2 हाइड्रोजन। ये आपको पता होना चाहिए। एटीजीसी, एटी का मतलब है जीसी गवर्नमेंट कॉलेज, एटी का मतलब है एडेनिन और थाइमीन के दरमियान में ये दोनों आपस में पेयरिंग करते हैं, और गुआनिन और साइटोसिन ये आपस में अगर ऊपर जी है तो डेफिनेटली नीचे सी होगा, अगर ऊपर ए है तो डेफिनेटली नीचे क्या होगा? थायमीन होगा। ये पता है ना सबको? जी सर। ठीक है। तो बाकी इसके अंदर ये जो डीऑक्सी राइबोस, ये जो राइबोस शुगर के अंदर ना, ये देखिए यहाँ पर ये हर जगह कार्बन एटम है और यहाँ पर OH ग्रुप है। ठीक है। लेकिन ये जो डीऑक्सी राइबोस होता है उसके अंदर यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है, ठीक है, और यहाँ पर H है। अब इसी वजह से इसको डीऑक्सी राइबोस कहते हैं। इसका जो 1 प्राइम ये कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, या 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, इसलिए इसको राइबोस शुगर कहते हैं। लेकिन जब इसके अंदर से ऑक्सीजन निकल जाती है तो इसे डीऑक्सी राइबोस कहते हैं। 2 डीऑक्सी राइबोस का मतलब 2 से ऑक्सीजन रिमूव हुई है, और ये डीएनए के अंदर होता है और ये आरएनए के अंदर होती है। बाकी ये अगर डीएनए चेन जो है 20 ये इसका डिफरेंट आंगस्टन इसका वाइड होती है नैनोमीटर में, और 1 न्यूक्लियोटाइड यूनिट के अंदर 3.3 आंगस्टन यूनिट होते हैं लॉन्ग। फिर आरएनए का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आरएनए जो है उसके अंदर डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है, और इसमें एडेनिन की जगह थाइमीन की जगह इसके अंदर यूरासिल होता है, और हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। लेकिन आरएनए इज वेरी यूजफुल फॉर द इंफॉर्मेशन, for carrying the information from the DNA and deliver this to the ribosome so that ribosome can synthesize a protein. अच्छा, अब डबल स्टैंडर्ड, अब आरएनए भी पहले हमने यही पढ़ा था कि डीएनए जो है वो डबल स्टैंड होता है और आरएनए जो है वो सिंगल स्टैंड होता है, लेकिन ये वाइस वर्सा भी है, भी आरएनए भी डबल स्टैंड हो सकता है और डीएनए भी सिंगल स्टैंड हो सकता है। ठीक है।
तो कुछ ये HIV वायरस जो है वो डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस होता है, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट तरह के RNA वायरसेस होते हैं। अब RNA की डिफरेंट टाइप्स है, मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA, ट्रांसफर RNA। ये पता है मैसेंजर RNA is the RNA that code for specific protein. Ribosomal RNA and transfer RNA are help in translation, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और RNA होते हैं, जिस तरह माइक्रो RNAs है, एंटाइसेंस RNA है। These are all the RNA that are regulatory RNAs that help in the degradation of the messenger RNA when the messenger RNA is no more needed. ये इसके ऊपर मैं एक लेक्चर दूंगा, RNA और जीन साइलेंसिंग क्या होती है, जीन कैसे साइलेंस होता है, कैसे हम किसी जीन्स को साइलेंस कर सकते हैं, कैसे उसको हम यूज करते हुए एक इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज कर सकते हैं और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं। अब जो मैसेंजर RNA है दैट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन। ये कोडॉन्स क्या होते हैं बच्चों? आइजा, ये दानियाल बताएगा। व्हाट इज कोडान? कोडान के बारे में किसको क्या नॉलेज है? सर ट्राई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है DNA या RNA की। ट्राई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है, एग्जैक्टली। और ये क्या करती है आगे जाके? ट्राई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है जो कि एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोड करती है, जो कि यस सर, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल किसी एक अमीनो एसिड के लिए कोड करती है। एग्जैक्टली। ये कहानी आप लोगों ने उम्मीद अभी पढ़ी होगी। इसकी वीडियोस आपको मैसेंजर RNA से प्रोटीन कैसे बनी है यूट्यूब के ऊपर कोई आपको ना हजार वीडियोस मिल जाएंगी कि कैसे मैसेंजर RNA कैसे सिंथेसाइज होता है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है, ट्रांसलेशन कैसे होती है। ये कहानी आप लोगों ने ना ज़हन नशीन करनी है। अच्छा, अब जो मैसेंजर RNA होता है ना, इससे जब शुरू में मैसेंजर DNA से के किस पार्ट से मैसेंजर RNA बनता है? जीन के कितने पार्ट होते हैं? से 3 होते हैं बच्चों, हाउ मेनी पार्ट ऑफ अ जीन? 3 से 3। कौन कौन से? सर कोडिंग रीजन, नॉन कोडिंग रीजन और एक रेगुलेटरी वाला कुछ था। ओके, हाँ, एग्जैक्टली। इसके अंदर ना 3 रीजन होते हैं। एक होते हैं प्रमोटर रीजन, जिसे रेगुलेटरी रीजन कहते हैं, और दूसरा रीजन होता है जो दरमियान में ORF, जिसे ओपन रीडिंग फ्रेम कहते हैं, और उसके बाद टर्मिनेटर होता है। जो जीन है ना, इसके 3 पार्ट होते हैं। जो प्रमोटर्स हैं उनमें से जो ORF रीजन है ना, इस रीजन के ऊपर से क्या होता है कि जीन की ट्रांसक्रिप्शन इसी रीजन से होती है। किससे होती है? जो मैसेंजर RNA बनता है जीन से, वो ORF से बनता है, ठीक है। प्रमोटर और टर्मिनेटर सिर्फ इसको हेल्प करते हैं। इसके अंदर जो सीक्वेंस होती है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट्स होती है। इसके अंदर वो ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी जो बाइंड करती है वो प्रमोटर के साथ बाइंड करती है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन होती किसकी है? वो ओपन रीडिंग फ्रेम की। और दुनिया के अंदर जितने भी है ना जीन, उनके अंदर जो पहला ओपन रीडिंग फ्रेम का जो पहला कोडान होता है वो ATG होता है। क्या होता है? AT। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अगर आपके पास कोई DNA की सीक्वेंस हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर प्रमोटर रीजन कौन सा है, ओपन रीडिंग फ्रेम कौन सा है और टर्मिनेटर कौन सा है? अच्छा, उसके लिए ये मैं बता रहा हूं कि जितने भी जीन है ना,
अब ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर आपको लगा दिया एक निशान, ठीक है। अब ये देखिए बच्चों, ये जो टाटा बॉक्स, ये नॉर्मली प्रमोटर रीजन के अंदर होता है। एक जी बॉक्स होता है, कैट बॉक्स होता है, ठीक है। दीज आर ऑल द रीजन दैट आर प्रेजेंट इन प्रमोटर रीजन। जब टाटा बॉक्स के बाद एक रीजन आता है जहां से एटीजी स्टार्ट होता है, इसे स्टार्ट गोडाउन कहते हैं। दुनिया के तमाम ऑपरेटिंग फ्रेम वो किससे स्टार्ट होते हैं? वो एटीजी से स्टार्ट होते हैं। किससे होते हैं? एटीजी। कहीं भी आपको नजर आए ना एटीजी, इट मींस वहां से ऑपरेटिंग फ्रेम स्टार्ट हो रहा है। और एटीजी से पहले जो सीक्वेंस होगी, जो उसे अपस्ट्रीम रीजन भी कहते हैं, जो ऊपर वाला रीजन होता है, इसे कहते हैं प्रमोटर, ठीक है। एटीजी के बाद ये देखना, ये तीन कोडान्स होते हैं इसके अंदर, ये 3 एटीजी के ये डिफरेंट कोडान है, ये डिफरेंट कोडान है, फिर ये डिफरेंट कोडान है। दीज आर ऑल द डिफरेंट कोडान दैट कोड फॉर अ स्पेसिफिक, ठीक है, किसको फर्ज किया। अब यहां पर हम अगर, अच्छा, ये जो सारे के सारे ये कोडान है, ये एटीजी मिथियोनिन को कोड करेगा, ट्रिपल जी किसी और अमाइनो एसिड को कोड करेगा, इससे कुछ और अमाइनो एसिड बनेंगे। ये कोडान वाला टेबल मे बी इधर पड़ा ही है, इधर है, ये कोडान वाला जो टेबल है वो आपको मैं दिखाता हूं। ये देखें, ठीक है, ये कोडान वाला टेबल है। ये फिनाइल एलानीन, ल्यूसीन, ये सेरीन, प्रोलीन, थायरोसिन, वेलिन, ये मिथियोनिन है। मिथियोनिन जो एटीजी है, एटीजी इन केस ऑफ आरएनए इट्स अ यू, यूरासिल, AUG। ये सारे कोडान्स हैं जो कि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं। मेरी बात की समझ आ गई बच्चों? जी ठीक है। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ कहाँ जाके ये प्रोटीन स्टॉप होगी? जब ऑपरेटिंग फ्रेम कहाँ एंड होगा? वो 3 कोडान्स होते हैं, उनमें से एक है TAA, कौन सा? ये है TAA, जो स्टॉप कोडान है वो TAA भी है, और इसके अलावा TGA और TAG। ये 3 ऐसे कोडान है जिसको हम कहते हैं स्टॉप कोडान। और ATG क्या है? स्टार्ट कोडान। ATG क्या है? ATG क्या है? स्टार्ट कोडान, ये वाला। ये दरमियान वाले कोडान होते हैं, और उसके बाद जो जहां पर ऑपरेटिंग फ्रेम एंड होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? स्टॉप कोडान। अभी हम NCBI में जाते हैं। NCBI एक ऐसी वो वेबसाइट है जहां पर तमाम न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस पड़ी है, जीन्स की सीक्वेंसेस पड़ी है। फर्ज किया अब यहां पर हम न्यूक्लियोटाइड में जाते हैं। फर्ज किया हम किसी जीन का नाम लिख देते हैं। फर्ज किया अरेबिडोप्सिस डॉफ जीन के बारे में हम लिख देते हैं, अरेबिडोप्सिस डॉफ, ठीक है। तो ये हम तलाश करते हैं इसकी सीक्वेंस, ठीक है। अरेबिडोप्सिस, अच्छा, अरेबिडोप्सिस फर्ज किया NPR1, अरेबिडोप्सिस थलियाना, NPR1 एक जीन है, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं कि ये एक रेगुलेटरी प्रोटीन है। अच्छा, अब ये जो है ना, इसकी हम ये देखिए, इसको हम क्लिक करते हैं। सॉरी, इसकी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस पे जाना है। ये तो सारे बड़ी बड़ी सीक्वेंस ये है, ये भी NPR1, ये पार्शियल नहीं, हम फुल लेंथ पे जाते हैं इसकी, पार्शियल।
फर्स्ट क्या ये ट्रांसक्रिप्ट में चाहते हैं। अब ये देखिए अरेबिडोप्सिस थलियाना, ये जब हम इंटरनेट पे जाएंगे, अच्छा इसके अंदर ना नीचे ये देखें, अब नीचे ये सीक्वेंस पड़ी हुई है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस सीक्वेंस में से स्टार्ट कोडान कहां पर है, स्टॉप कोडान कहां पर है, और इसके अंदर प्रमोटर रीजन कौन सा है। तो ये हम कैसे मालूम करेंगे बच्चों, कैसे मालूम पता चलेगा। सर सीक्वेंस से। ओपन से सर। सर अच्छा, एटीजी जो है स्टार्ट कोडॉन एटीजी से होता है सर, ठीक हो। बाकियों का बेसिक नहीं। ओके ओके गुड, ऐसे ही हम इसको स्टडी कर लेंगे। अच्छा इसके लिए हम फर्ज किया इस सीक्वेंस को कि अब ये क्या क्या कह रहा है कि इसके अंदर जो सीक्वेंस है ना NPR1, ये इसने कुछ बताया हुआ, ये कह रहा है कि जो जीन है ना इसका जो NPR1 जो है स्टार्ट कोडान जो है इसका वो 252 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और एंड कहां हो रहा है 20, ये लिख ले हम 252 पे स्टार्ट कोडान होना चाहिए, 252 पे क्या होना चाहिए स्टार्ट कोडान। सर क्या मतलब। ये जो CDS का मतलब होता है कोडिंग सीक्वेंस, कोडिंग सीक्वेंस कहते हैं वो एग्जैक्ट रीजन यहां से ओपन रीडिंग फ्रेम ट्रांसक्रिप्शन होगी। CDS किसे कहते हैं, वो रीजन कोडिंग सीक्वेंस जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी। 252 से पीछे प्रमोटर रीजन है, 2033 के बाद क्या है टर्मिनेटर रीजन। अगर अब हम 252 पे जाएं तो क्या होना चाहिए वहां पर ATG होना चाहिए ना, जो जिस तरह मैंने कहानी अभी बताई है आपको, क्या होनी चाहिए एटीजी। हाँ। अब हम देखते हैं यहाँ 252 के ऊपर, अब ये देखें ये 241 है, ये वाला न्यूक्लियोटाइड, ये 251 है और ये 252 है, हमने 252 पे जाना था। और ये देखें ATG क्या है यहाँ पर स्टार्ट कोडॉन, ये स्टार्ट कोड है, इससे पीछे सारा प्रमोटर रीजन होगा, ठीक हो गया। अच्छा अब उसने कहा है कि कहां तक टर्मिनेटर स्टॉप कोडान कहां पर होगा 2033, ठीक है। अब हम 2033 पे जाते हैं तो वहां पर मैंने बताया था कि इन तीनों में से कोई एक सीक्वेंस होनी चाहिए, TAA TGA TAG 2033। अब ये आ गया 2041। अच्छा इट मींस अगर हम ये वाला होगा 40 फिर इसके 39, स्टार्ट में है टीजी है। हाँ ये TG है, ये देखिए ये TG है, ये स्टॉप कोडान आ गया, इससे आगे टर्मिनेटर रीजन हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात की समझ आ गई आपको। अच्छा यस सर। अच्छा अगर आपको यहां से मुश्किल आ रही है, ठीक है, मालूम करना, तो हम अगर इसको ना सबसे पहले ना हम फास्टा फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। ये यहाँ पर एक लिखा हुआ है फास्टा, ये क्या लिखा हुआ है फास्टा। अब फास्टा फॉर्मेट क्या होता है, अच्छा ये फास्टा फॉर्मेट जो है ना, ये देखिए ये आपको ये जो ग्रेटर देन वाला साइन नजर आ रहा है, इसको मैं कॉपी करता हूं। किसी भी सीक्वेंस को हम फास्टा फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए ये देखिए ये मेरे अक्सर ये फास्टा फॉर्मेट में कन्वर्ट की हुई है चीजें, ये देखें। अब ये जो है ना ये ग्रेटर देन वाली साइन या इसके सामने जीन का नाम और नीचे सीक्वेंस, बिल्कुल साथ ही सीक्वेंस ऐड करनी, नीचे सीक्वेंस। अब आपने दूसरा जीन ग्रेटर देन उसके बाद नीचे सीक्वेंस। मेरी बात की समझ आ रही है, इसे कहते हैं फास्टा फॉर्मेट, फास्ट ए फॉर्मेट, जीन का आई। अब ये सारी डिफरेंट फाइल्स हैं लेकिन एक ही फाइल के अंदर मैंने मर्ज की हुई है। इसका मतलब ये है कि ये दीज आर ऑल डिफरेंट फाइल्स, बट हमने अपनी आसानी के लिए इसको एक ही फाइल के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। अब ये एक जीन आईडी है, इसकी जब भी ग्रेटर देन का साइन स्टार्ट होगा इट मीन नई फाइल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। मेरी बात की समझ आ रही है बच्चों।
अब ये देखो, मैं एक नई फाइल इधर जो मैंने कॉपी की थी, अब ये देखें। तो सर इस फॉर्मेट में कन्वर्ट क्यों करते हैं? अच्छा, जितने भी सॉफ्टवेयर है ना हमारे, वो इसी फॉर्मेट में एक्सेप्ट करते हैं सीक्वेंस एनालिसिस करने के लिए। जिस तरह एक वर्ड का फॉर्मेट होता है, एक एक्सेल के अंदर वो आप 1 2 3 का फॉर्मेट ही चलता है, ठीक है। सिमिलरली जो डीएनए सीक्वेंसिंग के सॉफ्टवेयर है ना, वो सारे के सारे इसी फॉर्मेट में ही सीक्वेंस को रीड करते हैं, एनालाइज करते हैं चीजों को। ठीक हो गया? मेरी बात की समझ आ गई? यस सर। ठीक है, तो अब ये इसे कहते हैं फास्टा फॉर्मेट। इसे क्या कहते हैं? फास्टा फॉर्मेट। आपने कोई भी सीक्वेंस डाउनलोड करनी है, फर्ज के एक सीक्वेंस है ये, अब एक नई सीक्वेंस डाउनलोड करनी है, तो तब भी हम क्या करेंगे, वो कॉपी करेंगे वहां से, और इसके बाद नीचे आके और इधर आप इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये देखिए, ये जो फाइल है नीचे वाली फाइल से, अब ये नया जीन है, फर्ज क्या नया जीन है, तो ये दोनों जब इसको इस फाइल को हम कंप्यूटर के अंदर ऐड करेंगे ना, तो ये 2 फाइल्स होंगी। ठीक है, फर्ज किया ये अब ये देखिए, ये वाले डिफरेंट फाइल्स है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+A कॉपी। ठीक है, अब मेरे पास एक ये सॉफ्टवेयर आप लोगों ने ये इंस्टॉल कर लेना है, इसे कहते हैं मेगा एक्स। ये काइंडली आप लोग सारे इंस्टॉल कर लीजिएगा, मैं इसका लिंक भेज देता हूँ आपको। आपने एडिट बिल्ट, सबसे पहले ना हम अलाइन करते हैं किसी भी सीक्वेंस को ऐड करने के लिए, ठीक है, जिस तरह गाड़ी की अलाइनमेंट करते हैं, इस तरह सीक्वेंसेस की सबसे पहले हम अलाइनमेंट करते हैं। जब हम यहां पर इसको पेस्ट करते हैं, ये देखें, अब ये सारी की सारी अलग फाइल्स है। मेरी बात की समझ आ गई है आपको? ये एक फाइल, ये दूसरी फाइल, ये नहीं तीसरी, सर। ये देखिए, ये CSNPR1, CSNPR2, 3, 4, 5, 6, ये सारी की सारी डिफरेंट जीन्स की सीक्वेंस है। और यहाँ वो इस तरह डिस्प्ले कर रहा था, CSNPR1, NPR2, NPR3। मेरी बात की समझ आ गई? अब इसको हमने सॉफ्टवेयर के अंदर लेके गए, तो सॉफ्टवेयर अब इसको एनालाइज करने के लिए वो इस तरह इसको अरेंज कर देगा। मेरी बात की समझ आ रही है? और सबसे पहले हम इसको जाके अलाइन करते होते हैं, अलाइन करते हैं। अलाइनमेंट का मतलब ये है, जिस तरह हम गाड़ी की अलाइनमेंट क्यों करते होते हैं? जी बच्चों, व्हाई डू वी अलाइन द थिंग्स? ताकि गाड़ी स्मूथ सीक्वेंस चले, बनाने की। ठीक है। सिमिलरली सीक्वेंसेस की भी हम अलाइनमेंट इसलिए करते हैं ताकि ये जो है इसको हम एनालाइज अच्छी तरीके से कर सके, ठीक है। हेड का हेड के साथ, माउथ का माउथ के साथ कंपैरिजन हो, ये सारी की सारी कहानी करने के लिए हम ये अलाइनमेंट करते हैं। अब ये देखिए, ये सारी की सारी डिफरेंट अलाइनमेंट हो गई है। अब आपने इसको फाइल को एक्सपोर्ट अलाइनमेंट एज फास्टा फॉर्मेट, फर्ज किया जी मैं डेस्कटॉप इसको रख रहा हूं, फॉर 6 क्लास सेमेस्टर, इसका नाम मैंने लिख दिया फॉर 6 सेमेस्टर अलाइनमेंट। अच्छा, ये अलाइनमेंट हो गई है। अच्छा, और फिर हमने इसका फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना है। ये आपस में कितनी एक दूसरे से रिजेम्बलेंस करती है, कौन सा किसके साथ ज्यादा रिलेशन है। फर्ज किया ये वाला, हम इसको हमने प्रोटीन सीक्वेंस थी, इसको ओके कर दिया। और फिर यहाँ पर आपने बूटस्ट्रैप मेथड में जाना, नन में नहीं जाना, बूटस्ट्रैप मेथड में, और नीचे 1000 लिख देना है और इसको ओके कर देना है। जब ओके करेंगे तो ये हमारे पास एक ट्री बन जाएगा। ये देखिए, अब ये ट्री क्या बताता है कि ये जो CSNPR1 है ना, ये 6 ये आपस में ज्यादा सिमिलर है, ये जो 4 और 5 है ये आपस में ज्यादा सिमिलर है एज कम्पेयर टू दिस। तो इस तरह हम बहुत इजीली इन सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए वो कैन इजीली जनरेट द एवोल्यूशनरी ट्री, एंड वी कैन इंटरफेयर दैट व्हिच जीन्स आर मोर क्लोजली विद ईच अदर एज कम्पेयर टू द अदर जीन्स। इट्स वेरी इजी टू जनरेट फाइलोजेनेटिक ट्री, ठीक है। अच्छा, अब ये सॉफ्टवेयर मैं आपको इसका लिंक भेज देता हूं, तो आपने ये इंस्टॉल कर लेना है।
मेगा, आपने इंटरनेट पे लिखोगे ना मेगा एक्स, तो यहां पर ये इसका लेटेस्ट वर्जन, ये एक सॉफ्टवेयर आ जाएगा, ये आप यहां पर विंडो जो भी है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैं आपको लिंक भेज देता हूं, दिस इज अ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशनरी जेनेटिक एनालिसिस, ये मैंने आपको लिंक भेज दिया है, तो यहां से आपने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा, अब दूसरी बात एक और पहले मैं बता रहा था कि ऑपरेटिंग फ्रेम ORF फाइंडर, हमें कैसे मालूम पता चलेगा कि ये जो सीक्वेंस है ये किसी, इसके अंदर ऑपरेटिंग फ्रेम कहां पर है। अब ये सीक्वेंस है ना, ये कॉपी किया हमने, ये ORF फाइंडर में जब आप जाएंगे और यहां पर हम सीक्वेंस पेस्ट कर देंगे तो ये हमें बता देगा कि इसको हम 300 कर दें मिनिमम और इसको सबमिट करवा दे, तो ये बताएगा कि इसके अंदर ऑपरेटिंग फ्रेम कहां पर है। ऑपरेटिंग फ्रेम क्या होता है? स्टार्ट कोडान से स्टॉप कोडान तक, तो ये हमें बता देगा कि आपका जो है ना ऑपरेटिंग फ्रेम जो है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है। और ये देखिए, ये इन्होंने वही कहा है 252 से लेकर 33 का। ठीक हो गया बच्चे, समझ आ गई आपको? यस सर। ये देखिए, अच्छा, और साथ में ये भी बता दिया कि इससे जो प्रोटीन बनेगी वो कौन सी बनेगी, क्योंकि पता है कि हर ऑपरेटिंग फ्रेम जो है दैट कोड फॉर अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स, ठीक हो गया। और ये उन्होंने कहा कि ये हमारी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आ जाएगी इसमें आप, ठीक है, तो ये हमारी प्रोटीन की सीक्वेंस आ गई है ये ऑलरेडी, ठीक है। तो ये अब आप यू कैन इजीली स्टडी। अब इससे ऊपर वाली जो सीक्वेंस होगी, अब ऊपर वाली सीक्वेंस कौन सी है इससे? अच्छा, अब इसको हम ऊपर वाली सीक्वेंस देखते हैं जो हमारी, तो उसके अंदर मैंने कहा था कि 3-4 बॉक्सेस होते हैं, टाटा बॉक्स, जी बॉक्स, ये देखिए ये हमारा ये 252 किधर है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, ठीक है। इससे पीछे अब ये देखिए, ये TAA, ठीक है, और इसके अलावा कैट बॉक्स है, जी बॉक्स, CAAT कैट बॉक्स आ गया, ठीक है, और जी बॉक्स आता है। इस तरह डिफरेंट तरह की सीक्वेंसेस होती है, दैट इज नोन है, यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? प्रमोटर, और उसके बाद ये है टर्मिनेटर, ठीक हो गया। मेरी बात की समझ आ गई बच्चों? हेलो, जी सर। एवरीवन इज क्लियर? आप यस सर। ठीक है, तो ये हमारी हो गई डिफरेंट, आप जो जीन्स होते हैं उसका प्रमोटर रीजन का आपको पता होना चाहिए, ऑपरेटिंग फ्रेम का पता होना चाहिए, टर्मिनेटर का पता होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक हो गया। मेरी बात की समझ आ गई बच्चों? जी सर। सर लेक्चर का भी लिंक भेज दीजिएगा। चलो मैं भेज देता हूँ अभी। हम इंशाल्लाह मैं आपको अभी नेक्स्ट में बताऊंगा कि आपने इन सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके पब्लिकेशन कैसे करनी है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, मैं आप लोगों को डिफरेंट जो वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है वो भेज देता हूँ, उससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अभी ये लेस देन अ मिनट आपके अंदर ना, तो आप दोबारा ज्वाइन कर लें। जी सर।